Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Hi, Pawan. Welcome to my podcast. I hope you're good. I'm doing good. Sorry, Rashmi. Yeah, sorry. I was not aware of your name. So, yeah, I'm doing good. How are things there? Things are absolutely fine. I hope you are having your time in US. Yeah. It's like I think my fourth time. So it's going good. New place, a new company. So ग्रेट यार, तो आई होप आपका टाइम वहाँ पे अच्छा ही जा रहा होगा. अब हम शुरू करते हैं अपना. एंड सबसे पहले आप यहीं से बता दो कि आपका जो भी रिसेंट काम है वो क्या है, रिसेंट कंपनी पोजीशन क्या है. And I still go, 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 go. तो मैं रिसेंटली अभी लैम्ब रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा हूँ एज अ मैकेनिकल टेक लीड इंजीनियर. बेसिकली अभी तक मैं तीन टीम्स में काम कर चुका हूँ. मैंने पहले जो काम किया था वो गैस बॉक्सेस में किया था. बेसिकली जो सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग के लिए तुम्हें गैसेस लगते हैं वो मतलब एक सेफ एनक्लोजर में रखे जाते हैं. तो वो एनक्लोजर डिजाइन प्लस ये जो गैसेस है वो एक कंट्रोल तरीके से हमें भेजने होते हैं प्रोसेस करने के लिए, ताकि कोई भी टॉक्सिक मतलब हानिकारक चीजें ना हो प्रोसेस मॉड्यूल के अराउंड और सेफ्टी बनी रहे बेसिकली. तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए एक मतलब एक कुछ डिजाइन गाइडलाइन के हिसाब से हम वो गैस बॉक्सेस डिजाइन करते थे. तो अभी रिसेंटली मैं जो काम कर रहा हूँ वो है एक सब असेंबली होती है वेफर प्रोसेसिंग में, जिसको कहते हैं पेडिस्टल्स. पेडिस्टल एक किस्म का आप समझ लो कि डोसे का तवा है, ठीक है, जिसपे जो ये सेमीकंडक्टर चिप्स होती है वो बनाई जाती है, क्योंकि उनको बनाने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लगता है और कुछ गैस मतलब वो एक तरीके से कुकिंग ही है कि आपका पैन है, मतलब डोसा ही बना रहे हो आप, आपका पैन है, आप उस पे एक छोटा सा मतलब तिन पतला राइस का बैटर डाल के मतलब एक सर्कुलर डोसा बनाते हो और फिर उसके अंदर समझ लो कि मसाला वगैरह जो भी डाल के मतलब आपको जैसे टेस्ट चाहिए होता है उस हिसाब से आप वो डोसा बनाते हो. तो एग्जैक्टली मतलब जो प्रोसेस लॉजिक मेमोरी जो भी है उसके हिसाब से हम कुछ गैसेस डाल के जो मैंने डोसे वाला एग्जांपल दिया, वेफर होता है सिलिकॉन वेफर, उस पर डिपॉजिट करके डिवाइसेस बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर के. तो ये मेरा मोस्ट रिसेंट काम है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ कुछ दिनों से. तो अभी आप लीड पोजीशन पे हो, मतलब टेक्निकल लीड पे हो. करेक्ट. ग्रेट. तो अब हम शुरू करते हैं आपको जानने से ही. तो शुरू से शुरू करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी जो लाइफ जर्नी रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग रही है. तो हम शुरू से शुरू करते हैं, आपके स्कूल से शुरू करते हैं कि आप अच्छा. स्कूल में किस तरह के स्टूडेंट थे. एंड आपको क्या लगता है अगर आज अभी आपको याद आता तो आप किस तरह के स्टूडेंट थे और उसके साथ आप बनना क्या चाहते थे. अच्छा, ओके. सो मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, ठीक है, और मतलब हम काफी मतलब आप बोल सकते हो कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं. मॉम मेरी टीचर थी, मेरे डैड कुछ प्राइवेट जॉब करते थे. एक मिडिल क्लास मतलब लोअर मिडिल क्लास जैसी फैमिली थी, क्योंकि मुंबई में गए सारे एक्सपेंसेस ज्यादा है और सारी चीजें, तो वी वर लोअर मिडिल क्लास. और उसके बाद मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, सेंट जॉर्ज हाई स्कूल करके है मुंबई में, वहां पे. तो एज अ स्टूडेंट मैं बहुत ज्यादा गिकी था, मतलब रियली स्टूडियस. क्योंकि मेन इशू ये था कि मेरी मम्मी जो थी वो टीचर थी, तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी वो. तो उनसे डर डर के मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेता था, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं अगर पढ़ाई नहीं करूंगा तो मम्मी एक दिन मुझे पकड़ेगी और मुझे मतलब मेरी पिटाई कर देगी. तो वही डर से मैं पढ़ाई में अपने आप स्टूडियस हो गया. जब मैं 10th स्टैंडर्ड तक था तो मैं काफी मतलब डर डर के रहता था कि मम्मी से डर रहा हूँ. पापा से कभी नहीं डरा मैं, क्योंकि पापा बड़े चिल है. और टीचर्स से मतलब हमारा जो कॉन्वेंट स्कूल था उसमें
छड़ी लेके घूमते थे टीचर्स एज यूजुअल। ये जनरेशन मतलब ये जनरेशन ने वो देखा है 90s किड्स ने। तो वो क्या करते थे कि आप गलती से भी कुछ मतलब उन्होंने बोर्ड पे सम सॉल्व करने दे दिया, आप सॉल्व कर रहे हो तो टीचर बाजू में आके खड़ा हो जाएगा कि ये सही सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा है। अब सॉल्व कर रहे हो आप वैसे ही नर्वस हो जाते थे कि बाजू में टीचर आके खड़ा है। उसमें क्या हो गया कि उसने देख लिया कि आपने एक स्टेप गलत लिख दी, अब वो पीठ पे छड़ी मारता था। ठीक है, तो यही डर से मुझे लगता था कि मैं जब क्लास में जाऊं तो जो सर सिखाने वाले हैं आज वो पहले से प्रिपेयर करके जाओ। तो मैं क्या करता था, जो भी मेरे को पता है कि आज ये सिखा सकते हैं, रफली वो पहले ही पढ़ के अपना पहुंच जाता था, ताकि अगर मेरे बाजू में गलती से उस दिन कोई सर आके खड़ा हो तो मैं गलती ना करूं और मुझे छड़ी ना पड़े। तो मैं काफी स्टूडियस था। 10th स्टैंडर्ड में आई थिंक मेरे कुछ 90% आए थे। उसके बाद मैंने डिप्लोमा करा है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा मेरा 4 साल का था, जिसमें 1 साल इंटर्नशिप थी जो मैंने LNT और सीएट टायर्स में करी थी। डिप्लोमा में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, अपना पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो बैच है उसमें, मतलब मैं फर्स्ट था। फिर मैंने डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग करी है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई यूनिवर्सिटी से, और उसमें भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। तो ओवरऑल जो मेरा मतलब ये रहा है, उसमें पढ़ाई कंसिस्टेंट थी, बस उसमें ये हुआ कि कॉन्फिडेंस धीरे 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 बढ़ता गया। जो 10th में बिल्कुल जीरो था, डरता था मैं, डिप्लोमा में कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ क्योंकि वैसा माहौल मिलते गया, वैसे दोस्त, और एक टाइम के बाद आपको लगता है कि यहाँ से मैच्योर होना जरूरी है। मतलब ऐसे नहीं कि आप डर डर के रह सकते हो, क्योंकि थोड़ा आता है ना वो कि मैं भी थोड़ा हूँ कुछ, थोड़ा शो ऑफ करो ड्यू टू एक्स रीजंस। तो वो डिप्लोमा में मेरे साथ हुआ। और जब तक मैं डिग्री में गया, तो डिग्री में सीन ये था कि मेरा जो डिप्लोमा का कॉलेज था, इट वाज लाइक नंबर 1 कॉलेज इन मुंबई, पूरे मुंबई में। तो हमें काफी लाइक 80% ऑफ द इंजीनियरिंग सिलेबस उन्होंने वही पढ़ा दिया था। तो मैं जब डिप्लोमा में गया तो मेरे को लगा ये तो सब आसान है, मैं पढ़ चुका हूँ। तो उसके बाद एक कुछ अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया। तो ओवरऑल पूरे कॉलेज में मतलब जो एकेडमिक था उसमें मैं काफी स्टूडियस था, और हमेशा टॉपर रहा हूँ, मतलब रैंक 1 स्टूडेंट। ग्रेट। तो आपको अगर अभी याद आ रहा है तो याद आता है कुछ कि स्कूल में क्या बनना था, कुछ ऐसा कोई बच्चे? हाँ, तो एक्चुअली मैं तभी बनना चाहता था डॉक्टर। पता तो कुछ नहीं था डॉक्टर करते क्या, बट थोड़ा ऐसे लगता था कूल है, मतलब जाओ तो अ, आप अगर कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे तो आप हमेशा पेन में जाते हो, तो वो जो बातें करते हैं उससे आप इम्प्रेस होके थोड़े मतलब बोलते हैं इंक्लाइन हो जाते हो उनके तरफ। तो एज अ किड मेरे को डॉक्टर बनना था। बट फिर ये हुआ कि जब मेरा 10th स्टैंडर्ड हुआ तो पापा जो थे मेरे पढ़ाई में काफी ध्यान देते थे हमारे कि क्या कर रहे हैं बच्चे। तो उन्होंने हमारे एक फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट किया कि मैं अपने बच्चे को मेडिकल में भेजूं या इंजीनियरिंग में भेजूं। तो उन्होंने रेकमेंड किया था कि आप इंजीनियरिंग में भेजो। तो इंजीनियरिंग में भी जाने से पहले आई थिंक इंजीनियरिंग का मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मतलब म- मेरा पैशन नहीं बोल सकता, बट मैं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। बट इंजीनियरिंग जब करने की बात आई तो हमारी जो फैमिली है उसमें एक इंजीनियर था उस टाइम पे, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ 2007 में जब मैंने 10th कंप्लीट किया था। तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे एंड वो काफी सक्सेसफुल थे। तो मेरे पापा कह रहे थे कि तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना। बट मैंने बस 3 कॉलेजेस के फॉर्म भरे थे मुंबई में। मतलब और कोई मतलब कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे था ना तभी तो। मेरा प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरा जो फर्स्ट कॉलेज था प्रेफरेंस, उसमें मेरा एडमिशन नहीं हुआ। मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल फर्स्ट प्रेफरेंस था। उसके बाद ऐसे था कि कुछ कुछ स्ट्रीम्स है वो मुझे नहीं लेनी, ठीक है, और कुछ कुछ में कॉम्प्रोमाइज करके फर्स्ट ईयर कर लेंगे, सेकंड ईयर में इलेक्ट्रिकल में चले जाएंगे। तो फर्स्ट कॉलेज में नहीं हुआ, फिर फर्स्ट कॉलेज में जब नहीं हुआ ना, तब हमें लगा कि मार्क्स कम पड़ गए, कि एडमिशन नहीं हो रहा है टाइप्स, क्योंकि जनरल कास्ट में थोड़ा वो इश्यू होता ही है टिपिकली। तो फिर जब सेकंड कॉलेज में गए तो वहां पे जो इलेक्ट्रिकल सीट थी जस्ट आई थिंक 1-2 नंबर पहले मेरे क्लोज हो गए। तो जब हम नीचे गए, मतलब तभी कैप राउंड होते थे, ऐसे ऑनलाइन नहीं होता था, हमें कॉलेज में जाके बैठना पड़ता था, फिर मेरिट नंबर से बुलाते थे वो कि आपको कौन सी सीट चाहिए बताओ।
तो फिर मेरा जब मेरिट नंबर आया, मैं गया सीट लेने, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लेना है, बोला इलेक्ट्रिकल। बोलता इलेक्ट्रिकल नहीं है। और फिर 2-3 स्ट्रीम बताई, तो मैंने, वो हमारे ना लेने वाले साइड में थी। तो फिर फाइनली बताया कि आप एक काम करो, मैकेनिकल भी अच्छी स्ट्रीम है, जो एडमिशन देने वाला बंदा था, आप वो ले लो, अगले साल चेंज कर लेना। मतलब डायरेक्ट सेकेंड ईयर, आप सेकेंड ईयर में भी चेंज कर सकते हो स्ट्रीम, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिलेबस सेम होता है। तो फिर तभी मैकेनिकल में डाल दिया। फिर 1 साल हुआ मैकेनिकल में, सब दोस्त वोस्त वहां बन गए। तो फिर मार्क्स भी अच्छे आ गए फर्स्ट ईयर में, तो मेरा इलेक्ट्रिकल में हो रहा था, बट मैंने बोला नहीं, अब मैकेनिकल ही करेंगे। क्योंकि वो, और तब से फिर मैकेनिकल इंजीनियर ही बन गया। अच्छा, वो आपका ग्रुप बन गया था, फिर आपको आप सेटल डाउन हो गए वहां पे? हाँ, सेटल डाउन हो गए थोड़ा, और लगता है ना कि अभी क्लास की। और दूसरा एक क्या होता है कि मैकेनिकल का आप कोई भी कॉलेज में जाओ ना, तो बंदे ज्यादा होते हैं, मतलब हाँ, बंदे ही होते हैं, बंदियां लड़के बहुत कम ज्यादा। होती हैं। हाँ, तो इनटेक ज्यादा होता है, तो आप ऑलमोस्ट 2x में होते हैं कंपेयर टू एनी अदर स्ट्रीम। तो जो मैकेनिकल का क्राउड होता है ना, वो थोड़ा आपको मतलब अलग तरीके से इम्प्रेस करता है, एज अ राउडी, मतलब हाँ हाँ कॉलेज के हम सिकंदर टाइप्स। तो हाँ। इसलिए वो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि अरे मैकेनिकल में रहे तो कोई कोई हमें छू नहीं सकता, मतलब हम, हमारी अपनी ये रहेगी, चौड़ रहेगी। अच्छा, मुझे एक कंफ्यूजन है, लेकिन जैसे नॉर्मली जो होता है वो 10th के बाद 11th 12th होता है, पर आपने डिप्लोमा किया था। हम्म। हाँ, तो वो वाला डिसीजन आपने क्यों लिया, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर वाला डिप्लोमा? क्योंकि मुझे जनरली डिप्लोमा का आइडिया नहीं होता, तो वो डिप्लोमा आपने क्यों चूज किया? एंड उसके बाद, हाँ, ये मुझे पता है कि डिप्लोमा के बाद आप शायद सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेते हो बीटेक में, अगर आपको जानना है तो वो डिप्लोमा का आपने क्यों चॉइस किया था डिसीजन? डिप्लोमा इसलिए किया था क्योंकि क्लैरिटी थी। वो टाइम पे हम डिसाइड कर चुके थे कि इंजीनियरिंग ही करनी है, ओके। ठीक है। तो अब जब डिसाइड करा इंजीनियरिंग करनी है, तो यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव आ गए। पहला आ गया एक्सपेंस, क्योंकि डिप्लोमा में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिली थी, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस नहीं होती ज्यादा। बट अगर मैं 11th 12th करता, तो मेरे को क्या है कि वो ट्यूशन करो, ये करो, उसमें काफी पैसे चले जाते। तो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट था उसका। सेकंड एक्सपेक्ट ये था कि जो भी हमने, एक दो रिलेटिव्स थे उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि आप अगर डिप्लोमा करते हो तो एनीवेज आपको इंजीनियरिंग करनी है, राइट। आपको जो प्रैक्टिकल साइड ऑफ इंजीनियरिंग है, उसका बहुत बढ़िया नॉलेज आ जाता है। मतलब हम, मेरे को अभी भी याद है कि हम हफ्ते के जो मतलब हमारा जो कॉलेज होता था वो 5 दिन का होता था, जिसमें सुबह हम 8:15 बजे जाते थे, 5:30 बजे निकलते थे। मतलब 8:15 से 5:30 बजे तक लेक्चर्स होते थे। आधा दिन प्रैक्टिकल होता था हर रोज। तो हाफ डे लेक्चर्स, हाफ डे प्रैक्टिकल। तो बेसिकली प्रैक्टिकल, और वो डिप्लोमा में ही होता है, क्योंकि आप अगर इंडस्ट्री देखोगे ना, तो आईटीआई वाले जो बंदे रहते हैं, वो मेजरली, आईटीआई और डिप्लोमा वाले बेसिकली मेजरली, वो सारे जो हैंड्स ऑन काम होता है ना, मशीन्स, मतलब मेंटेनेंस या फिर मशीनिंग, जो भी हैंड्स ऑन वाले काम होते हैं जिसमें फिजिकली आपको जाके काम करना होता है, वो सारे जो टेक केयर करते हैं वो आईटीआई वाले और डिप्लोमा वाले बंदे रहते हैं। और फिर इंजीनियरिंग वाले बंदे, बीटेक वाले, एमटेक वाले आते हैं, जो मेजरली उसके ऊपर काम करते हैं, जहां पे वो बस डिजाइन, और बोलते हैं ना, एक मैनेजमेंट साइड बेसिकली, नॉट नॉट ऑन द एग्जीक्यूशन साइड। तो वो थोड़े प्लानिंग साइड में आ जाते हैं। तो जिन्होंने बताया हमें, वो बोला कि आपको एनीवेज इंजीनियरिंग करनी है, बच्चे को डिप्लोमा में डालिए। वो, उसका बेनिफिट ये होगा कि आपका बच्चा एनीवेज इंजीनियरिंग में जाएगा, तब तो वो सीखेगा ही other part of technical education, which is more on planning and then sketching, doing it like on desk job. And but diploma आपके बच्चे को रेडी करेगा सारे प्रैक्टिकल चीजों के लिए। तो this was a key input given by someone in our relatives, and basically वही दिमाग में बैठ के हमने डिप्लोमा कर लिया। चूज कर लिया था कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही बनना है, एंड उसके बाद आपके जितने भी चॉइसेस रहे वो उसी पे रहे, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं था, मतलब नहीं, हाँ, मतलब मेरे को बात आपका सेट था शुरू में जब आप 10th क्लास से निकले थे, बिकॉज ऑफ योर, जितने भी आपकी फैमिली ने जिनसे भी कंसल्ट किया और खुद के भी जो डिसीजन बनाए, उससे आपने जो भी डिसाइड किया उसमें पाथ आपका फिक्स हो गया था कि मैकेनिकल इंजीनियर में ही आगे। नहीं, पहले इलेक्ट्रिकल था, बाद में मैकेनिकल हो गया था शायद। पहले इलेक्ट्रिकल था, बट जब 1 साल मैंने बिताया
एक्चुअली मैं वैसे नहीं कहूंगा, इंजीनियरिंग करना ये डिसाइडेड था, बट मैकेनिकली स्पेसिफिकली फोकस करना ये डिसाइडेड नहीं था हाँ, मतलब पहले। इंजीनियरिंग करना है हाँ तो जो आपको मिला था गाइडेंस वो ये था कि डिप्लोमा कर लो, तो वो आपका जो बेस है वो टेक्निकल पार्ट का जो मतलब जो नॉर्मल हाँ, काम थोड़ा वो स्ट्रांग हो निकल जाए। जाए। वाह ग्रेट। तो इसके आगे अगर मैं पूछूं कि फिर बीटेक और डिप्लोमा में जो आपने डिफरेंस तो बता ही दिया कि क्या होता है एक्चुअल में, क्योंकि वो पूरा मैनेजमेंट में आता है, ये थोड़ा टेक्निकल में आता है, पर एक बार हाँ, आप मतलब ऐसा नहीं है, बीटेक वाले भी हैंड्स ऑन करते हैं, नॉट लाइक दैट, बट मेजरली आप अगर देखोगे तो आप कोई भी कंपनी में जाओ, आपने अगर डिप्लोमा किया है तो यू विल स्टार्ट विथ लो लेवल एंड देन फाइनली यू विल मर्ज, आप मर्ज हो जाते हो इंजीनियरिंग के लेवल के साथ, जिसके लिए आपको समझ लो कि 1-10 साल लग जाते हैं। बट आप इंजीनियरिंग से जो स्टार्ट करोगे वो ऑलरेडी 8वें साल के एक्सपीरियंस पे चालू करोगे, ना बेसिकली फिर विल से आप 2 साल में तो फिर से अच्छे से बता दें, शुरू मतलब एक अच्छे तरीके से बता दें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि अगर कोई डिप्लोमा से ज्वाइन करता है कोई कंपनी, या तो फिर आप करेक्ट। सो डिप्लोमा मैं प्लस आपको बीटेक से करता है तो करेक्ट, ठीक तो अभी मैं आपको जस्ट पोजीशन वाइज एक्सप्लेन करूंगा। तो समझ लो हाँ। आपने डिप्लोमा से कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, तो आप टेक्नीशियन जाओगे, टेक्नीशियन। ठीक है, टेक्नीशियन या सीनियर टेक्नीशियन या फिर एसोसिएट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर बन के जाते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप और उस वो लेवल पे रहते हो, सीखते हो 3-4 साल, ठीक है, फिर आप एक लेवल अप प्रमोट होगे, जो मे बी असिस्टेंट एसोसिएट रहोगे तो असिस्टेंट इंजीनियर बन जाओगे, फिर उसके बाद आप और 3-4 साल उस पे रहोगे, फिर आप इंजीनियर बनोगे, ठीक है। तो ये जो जर्नी है वो समझ लो आप 8 साल की होगी आपको इंजीनियर बनने की, ठीक है। बट आप अगर बीटेक कर लेते हो तो आप डायरेक्टली एज ए इंजीनियर ज्वाइन करते हो, तो जो आपकी 2 लेवल है वो स्किप हो जाती है। मतलब दोनों के अपने अपने फायदे, दोनों के अपने अपने नुकसान है, ठीक है। तो डिपेंड्स कि कौन कैसे ग्रो करना चाहता है बेसिकली। और दूसरा एक ये भी है कि आप अगर इंजीनियरिंग करके जाओ तो फिर आप अगर लैडर में बढ़ते हो तो आई थिंक एज ए इंजीनियर बीटेक के बाद आप पेस अच्छी रहती है, बट एज ए डिप्लोमा इफ यू प्लान टू ग्रो थोड़ी पेस स्लो रहती है कंपेयर टू इंजीनियर। तो इंजीनियर हमेशा थोड़ी फास्ट ट्रेन की तरह चलेगा, डिप्लोमा जो है थोड़ा स्लो ट्रेन की तरह चलेगा, पैसेंजर ट्रेन की तरह। तो अगर आप एडवाइस करते हो कि अगर कोई डिप्लोमा में है तो वो ट्राई करे कि वो एक बार बीटेक कर ले फॉर देयर करियर ग्रोथ फास्ट करे। डेफिनेटली आई थिंक, हाँ, जो डिप्लोमा किया है अनटिल एंड अनलेस उनको कोई बस कोई मतलब बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नीड है तो डिप्लोमा पे जॉब कर ले, फिर थोड़ा टाइम लेके इंजीनियरिंग कर ले पार्ट टाइम। अगर आपको कोई मतलब इट्स प्योरली फाइनेंशियल डिसीजन, आपका फाइनेंस स्ट्रांग है तो आप इंजीनियरिंग तुरंत कर लो, आपका फाइनेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा आपको जरूरत है कि आपको फैमिली को सपोर्ट करना है वो टाइम पे, तो आप जॉब कर लो 1-2 साल और फिर पार्ट टाइम में आप इंजीनियरिंग कर सकते और डिप्लोमा और 11th 12th में हो। इन और डिप्लोमा में अगर मैं डिफरेंस पूछूं तो उसके लिए आप क्या बताना चाहो? तो अगर आप 11-12 देखोगे आप तीन चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, वो है फिजिक्स, 11th 12th भी नहीं, 11th 12th के बाद मोस्टली गैप हो जाता है अगर इंसान बहुत हाई लेवल पे तैयारी करना चाहे, तो 3 साल ही हो गए मान लीजिए, तो इन दोनों में आप डिफरेंस बताइए। नहीं, वही है कि 11-12 पे मेजर फोकस अगर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखूं मैं तो पीसीएम पे रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अल्टीमेटली। ओके, एवरीथिंग इज फिजिक्स, ओके, एवरीथिंग इज केमिस्ट्री, and mathematics is like I think god of every subject, so everything is that, but 11-12 में क्या है कि पीसीएम पे आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो। डिप्लोमा में ये है कि यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग अ बेस फॉर मैकेनिकल, मतलब फॉर इंजीनियरिंग, क्योंकि आप जो है पहले दूसरे साल तक फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर जो होता है उसमें पीसीएम सेम पढ़ते हो जो 11-12 में पढ़ता है, बट नॉट सो एग्रेसिवली विच इज डन इन 11th and 12th। उसके बाद जो है आपके जो रेगुलर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं एट वेरी बेसिक लेवल, लाइक एट एंट्री लेवल ऑफ इंजीनियरिंग, समझ सकते हो आप। सो डिफरेंस यही है कि
बट मेजर मैंने जैसे पहले बताया, डिप्लोमा का मेन बेनिफिट ये है, आप प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा काम करते हो, यू गेट मोर हैंड्स ऑन। सो जो आपको 11-12 में नहीं मिलेगा बेसिकली। तो डिप्लोमा का मेन बेनिफिट वही है कि एज अ कोर इंजीनियर आपको सारी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वही हो जाती है। ओके, तो यानी कि उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा जो जिनको पता है कि उन्हें इंजीनियर ही बनना है, इसी फील्ड में जाना है, तो वो नहीं, अब के बारे में सोच। ऐसे करेक्ट, बट इसमें भी अभी कैच ये है कि कोई कोई स्पेसिफिक होता है कि मुझे टायर ए कॉलेज से ही करना है, लाइक आईआईटीज या कोई रैंक 1 गवर्नमेंट कॉलेज अक्रॉस द स्टेट, उसी से करना है, राइट। तो अगर किसी की नीड स्पेसिफिकली वो है एंड दे डोंट, मतलब आईआईटीज है बेसिकली, क्योंकि दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में तो आफ्टर डिप्लोमा भी मिल जाता है एडमिशन, जो स्टेट लेवल पे होता है। अगर किसी का एम्बिशियस है आईआईटी करना है तो दे हैव टू डू 11th एंड 12th। बट किसी का ऐसा है कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, टॉप कॉलेज ऑफ माय स्टेट से करनी है, तो दे कैन ऑफर डिप्लोमा। ओके, ग्रेट, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आई थिंक एजुकेशन पार्ट तो हो ही गया है। तो मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो हम पहले उसी पे बात करते हैं कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्चुअली में है क्या, मतलब वो क्या करता है और उनको कैसे क्या काम करता है। नहीं, एक्चुअली अगर आप अभी जैसे, ओके सो प्योरली मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं, तो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं थर्मल, लाइक थर्मोडायनामिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, मशीन theories of machines, मशीन डिजाइन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग। मतलब मेजरली जो मतलब 3 डोमेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉरी 4, मशीन्स, थर्मल्स, फ्लूइड्स एंड मैथमेटिक्स। ये चारों फील्ड में सब्जेक्ट उसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हमेशा कोई ना कोई एक डोमेन में काम करते रहते हो, ठीक है। जैसे कोई मशीन्स में ही काम कर रहा है तो स्ट्रक्चर्स, मशीन्स, उसमें काम कर रहा है, तो दैट इज वन डोमेन इन विच पीपल वर्क। देन सेकंड इज थर्मल, जो सिर्फ हीट वगैरह पे काम कर रहा है। थर्ड इज योर फ्लूइड, मतलब जो मतलब गैस या फिर लिक्विड पे इंजीनियरिंग पे काम कर रहा है, दैट इज फ्लूइड। एंड एवरीथिंग इज सम्ड अप टुगेदर विथ मैथमेटिक्स, लाइक whatever you do, you have to use mathematics to come up with something. इसके अलावा ऐसे है कि कभी कभी आप क्रॉस फंक्शनल भी काम करते हो, जैसे आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिसमें आपको फ्लूइड इंजीनियरिंग भी चाहिए, लाइक उसके बाद आपको थर्मल्स भी पता होना चाहिए और उसके बाद भी स्ट्रक्चरल तो पता होना चाहिए। तो ऐसे 4 किस्म के जॉब रोल हो गए। अभी फिलहाल जो आ रहा है दैट इज थोड़ा वो ओरिएंटेड है, कंबाइन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स अ बिट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अ बिट एंड कंप्यूटर साइंस। तो जो जिसको हम आजकल के मैकेट्रॉनिक्स कह रहे हैं, कोई ऑटोमेशन कह रहा है, तो इस तरीके से एक नया मैकेनिकल के अंदर भी क्रॉस हाइब्रिड काइंड ऑफ स्किल सेट हम अडेप्ट कर रहे हैं। तो बट मेजरली यही 5 जगह पे आपका जो भी एजुकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ओके। तो इन 5 जगह पे एक बार आप अच्छे से ये बता दो कि मान लीजिए किसी का मैकेनिकल इंजीनियर हो गया है, तो आपने इसमें तो बता ही दिया है, बट स्टिल थोड़ा और एक्सप्लेन करके कि उन्हें जॉब किस किस तरीके की मिलेगी। मतलब आपने थोड़ा बहुत बता दिया, बट थोड़ा और अच्छे से कि करेक्ट। तो अभी ये प्योरली इंटरेस्ट पे मतलब डिपेंड करता है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप डिजाइन में जा सकते हो, आप सप्लाई चेन में जा सकते हो, आप प्रोडक्शन प्लानिंग में जा सकते हो, मटेरियल मैनेजमेंट में जा सकते हो, उसके बाद शॉप फ्लोर पे भी जा सकते हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग फील्ड पे। दूसरा मतलब कमिश्निंग, स्पेसिफिकली जो बड़े बड़े ऑयल रिग्स होते हैं वगैरह होते हैं, तो उसमें भी जा सकते हो। तो ओवरऑल आपको, मतलब आई डोंट थिंक देर इज एनी लिमिटेशन। आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, इफ यू डोंट नो कोडिंग, ओके, यू कैन बेसिकली वर्क, you can do any type of job, procurement, engineering, मेजरली इंजीनियरिंग में आता है डिजाइन, कमिश्निंग, जो भी मतलब
कुछ बना हुआ है तो आप साइट पे हो, इरेक्शन कर रहे हो, उसको कमीशन कर रहे हो, जैसे प्रोसेस रिफाइनरीज वगैरह होती है उस तरीके से। एंड देन एक स्पेसिफिक डिजाइन जिसमें आप कुछ, जैसे ये यहाँ का डिब्बा है राइट, टू स्टोर समथिंग, करेक्ट। तो ये भी डिजाइन किया गया है, इसमें भी कुछ कुछ फीचर्स यूज किए हैं, मतलब दिमाग लगाया किसी ने कि एस्थेटिकली ये कैसा दिखना चाहिए, राइट। बाद में ये जब ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा, इसमें वॉच है, राइट। तो जब ये ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा तो वाइब्रेशंस आएंगे, राइट, लाइक इट विल नॉट बी अ स्मूथ ट्रांसपोर्ट। सो जो भी फिजिकल फिनोमिना होगा, तो ये बॉक्स का मेजर काम है कि वो अंदर की चीज को सेफ रखना। और जब ये बॉक्स किसी के सामने आप रख दो तो उसने उसका तुरंत मन होना चाहिए कि भाई मुझे खरीदना है, अंदर कुछ भी हो बट मुझे खरीदना है। तो ये मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर का काम होता है कि एस्थेटिकली कितनी बढ़िया दिखे और फंक्शनली चीजें कितनी सही चले, विच इज पार्ट ऑफ डिजाइन इंजीनियरिंग। तो जो डिजाइन, तो ये बॉक्स डिजाइन करना है या फिर कोई भी डिजाइन करना, तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर ही आता है, मतलब हाँ कुछ। करेक्ट, आप कोई भी डिजाइन देख लो, कोई भी आपके घर में जो सारी चीजें है, करेक्ट, इवन पेंट, अपने जो पेंट लगा है, दैट इज सम पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप बस एग्जाम्पल के लिए आप अपने रूम में देखिए कि आपके पास क्या क्या है, आप एक दो चीज बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा एज ए मैकेनिकल इंजीनियर वो क्या फोन में करता है। अगर मैं पूछूं तो क्या क्या है तो मैकेनिकल? फोन, ओके, सो फोन में अगर मैकेनिकल इंजीनियर का आप देखोगे तो फोन का जो एनक्लोजर होता है, ठीक है, उसका मेन काम होता है कि हीट डिसिपिएट करना, जो भी अंदर हीट जनरेट हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स के वजह से, तो डिसिपिएट करना। हम जो कवर चढ़ाते हैं वो एक्चुअली गलत बात है, क्योंकि हम लोग उसे इंसुलेट कर देते हैं, तो अच्छा। कवर नहीं चढ़ाते बेसिकली फोन पे। तो उसका मेजर काम ये होता है कि एज ए मैकेनिकल इंजीनियर वो एनक्लोजर डिजाइन करना है, जो अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हीट जनरेट हो रही है वो बाहर फेंके, और अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम रखे। सो एस्थेटिकली जो आपका फोन दिख रहा है, बेसिकली आपका आईफोन है, राइट। सो जो एस्थेटिकली फोन आपका इतना बढ़िया दिख रहा है, राइट, और उसके अराउंड जो भी फंक्शनल है, जैसे मैंने कभी एक्सप्लेन किया हीट वाला, ठीक है, दैट इज प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर टू एग्जीक्यूट। ग्रेट। आई थिंक अगर इस पे और जाएंगे तो बहुत सारी चीजें मिलने वाली, क्योंकि हाँ, अब नहीं, आप आपके घर में छोटी से छोटी चीज, इवन चम्मच बर्तन बनाना इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। थाली, एवरीथिंग इज लाइक it's part of mechanical engineering, some or other mechanical processes involved. ग्रेट यार। जो है वो ये है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस होता है, मोस्टली एक रूम में आप बैठ के अपने कंप्यूटर पे आप आराम से कर सकते हो, इसीलिए लड़कियां इसमें ज्यादा आती हैं शुरू से। मतलब चॉइसेस जो होती थी, जो मुझे याद है कई टाइम जो लोगों की चॉइसेस होते थे वो मैकेनिकल में लड़कियां इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि वहां पे हार्डकोर काम है। फिजिक्स वाला पॉइंट आता है, ऑफ कोर्स आता है कि फिजिक्स और मैथ्स वगैरह वहां ज्यादा होती है, बट कंप्यूटर इसलिए भी लोग लेते हैं कि सेफ है। तो जो सेफ वाला काम मैकेनिकल में क्या क्या है जिसमें लड़कियां आगे जा सकती आई थिंक ओके, तो अब मैं आपको, आई थिंक ये थोड़ा टैबू काइंड ऑफ सिनेरियो है, ओके, हैं? हाँ। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जी। आई थिंक दिस इज, ये जो टैबू है वो इंडिया में, ओके, आप अगर इंडिया से बाहर निकलो, ठीक है, जैसे मैं मेरे जो मैनेजर को रिपोर्ट करता हूँ, शी इज अ लेडी विथ ऑलमोस्ट 25+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, वो बंदी है जो 25 साल से ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम कर रही है। मतलब उसने अपना पहला जॉब 1999 में लिया था, ठीक है, मतलब उसने अपनी इंजीनियरिंग कुछ 1995 में, जबकि अपने यहाँ पे, मतलब आई डोंट थिंक, अपने यहाँ तो लड़ाइयाँ चल रही थी वुमेन राइट्स के लिए तभी। तो बेसिकली आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टैबू, ठीक है। आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज जेंडर स्पेसिफिक। आप अगर पैशनेट हो कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, रेदर इट बी बॉय और गर्ल, दे कैन डू इट। इट्स नथिंग लाइक, मेरे को नहीं लगता कि एटलीस्ट इन दिस जनरेशन देर इज सम एनी जॉब विच इज जेंडर स्पेसिफिक कि यही जेंडर ने करना चाहिए, ठीक है। हम वो टैबू में है एज एज अ सिचुएशन, बट आई डोंट थिंक अभी भी अपने यहाँ पे भी इम्प्रूव हो रहा है, लाइक एवरीवेयर यू कैन सी लाइक girls coming up so nicely and doing so well in the field. So
नहीं, हाँ, वो तो ऑब्वियसली गर्ल्स तो कर ही सकती है। इट्स मोर लाइक मुझे ये पूछना था कि जैसे जो जॉब होते हैं ना, काइंड ऑफ जॉब जब आप सोच के अप्लाई करते हो, तो कंप्यूटर साइंस के लिए हमेशा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेबर ड्रिवन वर्क नहीं है कंप्यूटर, वो है, वो बाद में पता चलता है कि है, मतलब कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हो आप, तो वो एक अलग तरह का लेबर ड्रिवन वर्क है। बट इट्स नॉट फील्ड ऑन फील्ड वर्क नहीं है। नहीं, और तो मैं इसी तरह नहीं, एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्टिव ये आंसर देने का ये था कि मतलब फॉर एग्जांपल आपको इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बैठ के शांति से बैठो, ठीक है, मतलब शांति से बैठो, एक बार सोचो कि व्हाट यू आर गुड इन टू। आर यू गुड इन प्रोग्रामिंग? मतलब समझो कोई लड़की है, ठीक है, शी इज वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स, मतलब स्पेसिफिकली फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिक फंडामेंटल्स है, राइट, वो बहुत बढ़िया तरीके से समझती है, ठीक है। कोई एक लड़की है जो थर्मल एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स बहुत बढ़िया समझती है। कोई बंदी है जो फ्लूइड एस्पेक्ट ऑफ द फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझती है, राइट। तो अभी आप समझ सकते हो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, एनालाइज आप कर सकते हो खुद को कि भाई मेरे को तो इलेक्ट्रिकल बहुत बढ़िया आता है, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट बेसिकली, वो बंदे जिसको उसको पता है कि मैं इसमें बढ़िया कर सकता हूँ, राइट, ही शुड ऑप्ट फॉर दैट। एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलिंग यू दिस इज यू शुड नेवर लिसन टू एनीवन कि भाई इसने बंदे ने बोला है कि तू भाई डिजाइन का ही जॉब करे या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, बट इफ यू आर नॉट गुड इन दैट, राइट, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इन दैट, हाँ, करेक्ट। तो इट शुड बी लाइक अ सेल्फ असेसमेंट मेरे हिसाब से, कि आपको खुद को एनालाइज करना है भाई मैं किसमें बढ़िया हूँ, और उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब एटलीस्ट लड़कियों के साइड से, और फिर दे गो एंड डू आफ्टर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, वो एक साल ब्रेक लेते हैं और फिर सॉफ्टवेयर के कोर्स करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं। तो मतलब आपका 4 साल वेस्ट ही गया, राइट। आपने पूरे मशीन पढ़े और फिर आपने एक साल सॉफ्टवेयर पढ़ा और आप वहां चले गए। ये तो प्रॉब्लम है ना, मैं बताती हूँ आपको कि आप जो बोल रहे हो वो एक्चुअली में बहुत अच्छा है। बता, चीजें क्या हो जाती है ना बीच में, एक तो वो आपका कॉलेज के लिए जो एग्जाम होते हैं उसकी प्रिपरेशन हो जाती है, उसमें कहीं नहीं होता है कि आपको आगे जो आने वाला है उसके बारे में पूछा जा रहा है। कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है, तो कंप्यूटर साइंस के बारे में थोड़ी पूछा जाता है। वो जो मेन एग्जाम होता है वो पीसीएम का होता है, सिर्फ पीसीएम का होता है, तो इंसान उसकी तैयारी करता है। अब क्योंकि पूरी इंजीनियरिंग बेस्ड ही पीसीएम है, जैसे आपने खुद ही बोला पीसीएम पे पूरा बेस्ड है, बट कंप्यूटर साइंस में उतना यूज नहीं होता है। कंप्यूटर साइंस थोड़ा डिफरेंट फील हो जाता है पूरा। बट आप अगर देखोगे कंप्यूटर साइंस भी, आप अगर देखोगे ना, इट इज मोर लॉजिक। हाँ फॉर हाँ। एग्जाम्पल आपको तो कोडिंग करनी है तो यू हैव टू मेक द शॉर्टेस्ट कोड। अब जो शॉर्टेस्ट कोड बनाओगे आप, दैट इज योर आर्ट ऑफ बीइंग लॉजिकल, करेक्ट। तो मेरा जो पॉइंट ये, जैसे आपने बोला ना कि थर्मो में अच्छा है या डिजाइन में अच्छा है, वो हमको स्कूल में पता चलता नहीं है कि हम किस में अच्छे हैं। हम तो बीसीएम में अच्छे हैं, ठीक है। तो उन बाकी 4 सालों में अब वो डिपेंड करता है कि आपका पढ़ाई कैसी हो रही है। नहीं, जेन्युइनली अगर आप देखोगे ओवरऑल इंजीनियरिंग के 3 मेजर स्ट्रीम है, ओके, दैट इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। ये 3 स्ट्रीम। बाकी जो भी इंजीनियरिंग फील्ड डेवलप हुए है, राइट, दैट इज टू सपोर्ट दैट, ओके। बेसिकली जैसे आप लिफ्ट है, एलिवेटर, ठीक है, आप फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन आप लिफ्ट देखोगे तो उसमें क्या होता था कि दूसरे साइड पे काउंटर वेट होता था, मतलब एक वेट है, काउंटर वेट है, कुछ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कोई चीज नहीं है, बस ये वेट बैलेंसिंग से ऊपर नीचे जाता था, ठीक है। सो दैट इज प्योर मैकेनिकल इंजीनियर। अब किसी को लगा कि इसको थोड़ा और एडवांस करते हैं, इसको हम मोटर से भी चला सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट आ गया उसमें, कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिला के चलने लग गया। अब उसके बाद आ गया कि लॉजिक्स, बेसिकली अब अगर आप अगर एलिवेटर में जाओगे तो बहुत सारे उसमें भी लॉजिक्स होते हैं कि फुल कलेक्टिव, डाउन कलेक्टिव, इस तरीके से लॉजिक होते हैं। ऊपर कंट्रोलर बॉक्स होता है, तो वो मर्ज किया जाता है बाय फर्मवेयर डेवलपमेंट, ओके। जो कंप्यूटर साइंस मतलब जो कोड लिखते हैं बंदे, उनका काम होता है, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है। तो मेजरली मेरा कहना है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल आर द मेन ब्रांच
whatever branch you have developed later, right, that is just to boost these branches to next level. ठीक है, जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को बूस्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब किया मैकेनिकल के साथ एडवांस सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। अब वो एडवांस सिस्टम जब बनी तो वो एडवांस करने के लिए हम कंप्यूटर साइंस और वो सारी चीजें ले आए। तो अल्टीमेटली वही है कि 3 बेसिक इंजीनियरिंग है, ऑल अदर डोमेन्स व्हाट यू हैव, राइट, दोज आर बेसिकली टू सपोर्ट द मेजर फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, ग्रेट, ठीक है। तो बेसिकली बट आपका क्वेश्चन ये था कि कैसे सिलेक्ट करें कि आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है। नहीं, कंप्यूटर साइंस तो मोस्टली लोग इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें ना आज अब तो बहुत एविडेंट है कि कंप्यूटर साइंस में क्या काम हो रहा है। स्टार्टिंग में अगर मैं 10 इयर्स बैक बात करूं या उससे भी पहले बात करूं तो उतना एविडेंट भी नहीं था, लोगों को पता नहीं था उतना कि कंप्यूटर साइंस में एक्चुअली में क्या क्या कर सकते हैं। नाउ इट्स एविडेंट ऑन योर फेस कि अच्छा ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। इंटरनेट पे जो भी चीजें हो रही है वो आप कंप्यूटर साइंस के थ्रू ही जाओगे। और आपने जो बोला सपोर्ट वाला सिस्टम, that is also true. That depends on what direction you will get after completing your engineering. जो भी चीजें हैं ये सारी तो है। मैं ये पूछ रही थी कंप्यूटर साइंस में ऑन योर फेस है, मतलब आपको पता है कि आप अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हो तो आप ये काम फ्यूचर में करोगे या आप खुद भी कर सकते हो। क्योंकि कंप्यूटर साइंस का तो ऐसा भी हो जाता है ना कि आपको किसी इंस्टीट्यूट की भी जरूरत नहीं है, आप शुरू से ही लग सकते हो और अपना जो भी कोडिंग वगैरह है वो आप करके उस लेवल तक जा सकते हो। यू डोंट एक्चुअली नीड ये सारे साल जो होते हैं। अगर आपको कोडिंग में ही जाना है, कोडिंग आप बचपन से भी कर सकते हो। बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिर भी आपको वो पढ़ाई की जरूरत है, वो आपको जाके उस इंस्टीट्यूट में समझना पड़ेगा कि कैसे। बहुत ज्यादा करेक्ट है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको आगे लाइफ में उन्हें देख के लगे कि अरे शिट यार, मैकेनिकल इंजीनियर से ये भी आप कर सकते थे, एंड इट्स मोर कूल। मतलब ये बहुत कूल लग रहा है मुझे, अगर मैं शादी करती तो मैं कर लेती। तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि ऐसे कौन से काम है मैकेनिकल इंजीनियर में जो एज ए पर्सन जो नहीं चाहता सिविल मतलब ऑन रोड पर काम करना, कि आपने जो जो नाम लिए मोस्टली का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कईयों के अगर मैं सिविल की बात करूं तो वो हमेशा यही बोला जाता है कि ऑन साइट वर्क ज्यादा होता है। एंड कुछ लोग, सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी, वो नहीं चाहते कि वो ऑन साइट जाके काम करे। वो अपना, हाँ करेक्ट, दैट इज हाँ, योर प्रेफरेंस, बेसिकली हर एक का प्रेफरेंस है कि हाँ, मैं ये काम करना चाहता। तो मैं वो पूछ रही थी कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपको ऑन साइट ना जाके भी, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हो, अगर मैं 11th 12th में हूँ, मुझे पता है कि ये काम आगे अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लूंगी तो मुझे ये काम मिलेगा और ये काम ऑन साइट पे नहीं होता है। ये आप आराम से बैठ के घर पे इन द सेंस एक रूम में कर सकते हो, बट इट्स मैकेनिकल एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे वो पूछना था कि ऐसे कौन से काम है, जैसे आपने डिजाइनिंग बोला ना, डिजाइनिंग इज मोस्टली ऑन लैपटॉप, आप लैपटॉप पे करोगे या फिर बट डिजाइन का मेजर एक फैक्ट्री में जाके करोगे। नहीं, डिजाइन इज नॉट ओनली डिजाइन, राइट, यू हैव डिजाइन मतलब आपको डिजाइन करना है, उसे बिल्ड करना है, उसे टेस्ट करना है। तो आप डिजाइन तो आप डेस्कटॉप पे कर लोगे एक जगह बैठ के, बट आप जब बिल्ड करोगे फिजिकली यू हैव टू बी इन फैक्ट्री। जब टेस्ट करोगे फिजिकली यू हैव टू बी ऑन द टेस्ट वैगन टू टेस्ट इट। नॉट एक्सटेंसिवली नहीं है ऑन साइट, नहीं देते बाहर जाके है जैसा भी हो। मैं बस वही पूछ रही थी कि ऐसे कौन से काम है मैकेनिकल इंजीनियर में तो आप आई थिंक सप्लाई चेन रिलेटेड जॉब्स जो भी है मैकेनिकल में, वो आप यू डोंट नीड बेसिकली। सो सप्लाई चेन हो गया, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया स्पेसिफिकली ऑन द मैनेजमेंट साइड, और प्रोग्राम मैनेजमेंट, देन आई थिंक हाँ, ये 2-3 जो फील्ड है उसमें आपको बिल्कुल मतलब आई डोंट थिंक यू नीड टू गो ऑन साइट। यू आपको 100% यू कैन जस्ट सिट ऑन योर डेस्कटॉप एंड वर्क। बाकी जो प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोग्राम मतलब कोई एक प्रोडक्ट डिजाइन करना है, राइट, तो आपको उसके लिए चाहिए मैन मशीन मनी, राइट, लाइक 5M जो बोलते हैं ना हम, मैन मशीन मनी, एंड देयर आर 2 more समथिंग्स, ओके। तो वो जो 5M's है उनको मैनेज करने का काम होता है प्रोग्राम मैनेजमेंट का। मतलब एक स्पेसिफिक बजट के अंदर एक टीम बनाओ,
ठीक है, और फंक्शनली जैसे प्रोडक्ट चाहिए वैसा डिलीवर करो, दैट इज पार्ट ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट। ओके। मतलब आप समझ, हाँ, ट्रेजरर है वो, इट्स लाइक अ ट्रेजरर इन जनरल। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कैसा है कि कोई कंपनी है, आप समझ लो उनके पास 10 प्रोडक्ट है, ठीक है, तो कोई भी कंपनी के आप देखोगे तो जो 80 से 90% रेवेन्यू आता है वो मिनिमम प्रोडक्ट से आते हैं, राइट। तो बेसिकली वो जो मैनेजमेंट होता है कि बेसिकली आपको प्रोडक्ट मार्केट में कंपटीशन देखना है, उस हिसाब से अपने स्पेक्स बनाने हैं, एक प्राइस टारगेट के अंदर बनाने हैं। वो प्राइस टारगेट के लिए आपको कौन से कॉस्ट पता होने चाहिए, राइट। उसके बाद ये सारी अलाइनमेंट के लिए आपको एक अपने लेवल से अप, विच इज अपर मैनेजमेंट, और एक अपने लेवल से नीचे वाला मैनेजमेंट, दोनों को लिंक करके प्रोडक्ट एग्जीक्यूट करना इज जॉब ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर। तो अभी जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, प्रोडक्ट डिजाइन वाले में क्या काम होता है? अगर मान लीजिए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेती हूँ, ऑन साइट वगैरह नहीं, ये नॉर्मल पूछ रही हूँ मैं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ, मेरा सपना है कि मुझे प्रोडक्ट डिजाइन में जाना है। करेक्ट। तो एज अ प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर, एक्चुअली आपको सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। पहली बात तो बेस, जो बोलते हैं ना, बेसिक आपके स्ट्रांग होने चाहिए मटेरियल्स में, मटेरियल क्या है। सेकंड, आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, मतलब इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी बिकॉज योर प्रोडक्ट शुड लुक एस्थेटिकली गुड, राइट। थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। देन यू शुड नो सम सॉफ्टवेयर्स, बेसिकली बेसिक नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे प्रैक्टिस करोगे आप एक्सपर्ट बन जाओगे उसमें। एंड देन आई थिंक या ये सारी जो थर्मल्स, फ्लूइड्स और स्ट्रक्चर्स आपका बढ़िया होना चाहिए एज अ डिजाइन इंजीनियर। अच्छा, डिजाइन इंजीनियर में काम, जैसे आपने बोला कि हम डिजाइन यूज करते हैं, तो यूआई यूएक्स एंड जो भी इंटरफेस वगैरह जो काम कंप्यूटर साइंस वाले फॉर वेबसाइट के लिए करते हैं कि वो इंटरफेस अच्छा हो, तो डिजाइन वाले क्या करते हैं उनके लिए? मतलब डिजाइन वाले क्या एक्चुअली डिजाइन में क्या होता है? सिंपल आपको। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बॉक्स डिजाइन करने के लिए दिया गया, हाँ। ठीक है, तो जो डिजाइन रिक्वायरमेंट आएगी वो बोलेंगे कि देखो हमें एक 2 इंच बाय 2 इंच का बॉक्स बनाना है, जिसमें जो अच्छा दिखना चाहिए, एस्थेटिकली इट शुड लुक गुड, इजी टू हैंडल होना चाहिए, मतलब इजीली ओपन कर सको मैं वो चीज को ऐसे, ठीक है। बाद में जो उसके अंदर की चीज है वो सेफ होनी चाहिए, ठीक है। लाइक अगर कोई दबाए जोर से या फिर ट्रांसपोर्टेशन में दब जाए, इट शुड नॉट डैमेज द इंटरनल थिंग्स, राइट। एंड देन बेसिकली चीप, मतलब ऑप्टिमल जो कॉस्ट पे है उस पे बन जाए। इट शुड नॉट बी लाइक समथिंग विच यू आर मेकिंग वेरी कॉस्टली, राइट, क्योंकि एक मार्केट में हमेशा कंपटीशन होता है, तो वो कॉस्ट टारगेट के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ता है। तो जो ये हम बोलते हैं फंक्शनल स्पेक, तो ये जो फंक्शनल स्पेक के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन चालू करते हो मेजरली। तो वो डिजाइन के हिसाब से फिर देन यू गो इनटू डिटेल ऑफ क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और फिर वो ऑप्शन में से देन यू हैव अ ब्रॉडर डिस्कशन, मतलब जैसे कॉस्टिंग वगैरह की सबकी बात की मैंने, राइट। तो आप 4 कॉन्सेप्ट ले जाओगे, उनको बोलेगे देखो ये 4 कॉन्सेप्ट है, ये 4 में से आप बताओ कि कौन सा बढ़िया है, बिकॉज एज अ डिजाइन इंजीनियर you present those concepts and then there will be debate around okay इसका कॉस्ट सही ज्यादा होगा कम होगा, फंक्शनली ये बेटर रहेगा ये बेटर रहेगा, फिर कोई बोलेगा अरे ये नहीं ये करके देखो। तो और उसके बाद आप फाइनल एक कॉन्सेप्ट सिलेक्ट करते हो कि भाई ये बनेगा, ठीक है। फिर ये जब बनेगा तो आप उसको डिटेल में बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, फिर उसको टेस्ट करते हो पहली बार। एंड देन जब वो पहली बार टेस्ट करोगे आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में कमी दिखेगी, फिर वो प्रोडक्ट जब पहली बार जो भी कमी है वो आप फिर दूसरी बार बनाओगे, उसे पूरी करोगे, एंड देन इट गोज इनटू मास मैन्युफैक्चरिंग। तो ये पूरा एक डिजाइन का जो है वो साइकिल होता है। तो सप्लाई चेन में क्या था? सप्लाई चेन में क्या कर सकते हो? सप्लाई चेन में मेजरली जैसे हर एक चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, राइट। तो इन्वेंट्री भी आप अगर देखा जाए तो इट्स अ कॉस्ट। इफ यू बाय समथिंग इट इज डेड इन योर स्टोर,
without any value addition, you are increasing liability on the company. करेक्ट, liability आपकी बढ़ रही है. तो मेजरली सप्लाई चेन का काम ये है कि आप मिनिमम स्टॉक मेंटेन करो. कोई भी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, कुछ भी हो, जो भी यूज हो रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, मिनिमम क्वांटिटी मेंटेन करो जिससे कभी प्रोडक्शन स्टॉप ना हो. ठीक है. एट द सेम टाइम अगर कोई क्रंच आ जाए, ठीक है, तो वो क्रंचेस रिजॉल्व करो. ये मेजरली सप्लाई चेन का काम होता है. ओके. एंड मटेरियल मैनेजमेंट, आई गेस ये आपने बोला था. हाँ, तो मटेरियल इज अगेन पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ओके. दे बेसिकली लुक इनटू ऑल डिटेल्स ऑफ नया वेंडर क्वालिफाई करो. कॉस्ट अगर कोई ज्यादा बोल रहा है तो उसको कॉम्पिटिटर लाओ, कॉस्ट कम कराओ. ये सारे काम सप्लाई चेन वाले करते हैं. मतलब ये तो फिर डिस्कशन वाला काम ज्यादा हो गया. हाँ करेक्ट. नहीं, बट इस टेक्निकल डिस्कशन बेसिकली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं किस बात पे बात कर रहा हूँ, और आपको पता होना चाहिए कि ओके दूसरा आदमी जो है वो मतलब उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, ये प्रोडक्ट का क्वालिटी. यू शुड नो टेक्निकल बैकग्राउंड ऑफ द थिंग्स इवन इफ यू आर इन सप्लाई चेन. ग्रेट यार. ठीक है, इसके बारे में तो हमने बहुत सारी बातें हो गई है. अब हम आप इस मैकेनिकल इंजीनियर से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. आपके कॉलेज हो गया था, हम कॉलेज में पहुंचे थे. तो कॉलेज के बाद आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स और जॉब्स किए हैं. मतलब आपकी ट्रेनिंग, आपने अपने इंजीनियरिंग के टाइम में बहुत सारी ट्रेनिंग की थी और इंटर्नशिप काइंड ऑफ, और उसके बाद आपने एक जॉब आई थिंक ज्वाइन कर लिया था. तो अगर आप अपनी उस जर्नी के बारे में बताएं कि उसमें आपने कौन कौन से जगह पे कौन कौन से काम किए, क्या क्या सीखा. मतलब ओके द क्वेश्चन, अच्छा मतलब आफ्टर इंजीनियरिंग कैसे जॉब हाँ, मतलब किया. आपने क्या किया, मतलब मैं फिर से पूछ लेती हूँ. क्या आपका मतलब इंजीनियरिंग हो गया था एंड देन यू स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब, या आपको कॉलेज में ही जॉब मिल गई? तो वो कैसे हुआ, एंड आपने जो इंटर्नशिप की थी उसमें क्या सीखा था? हाँ नहीं, हाँ ओके. सो मैंने काफी लाइक आई थिंक 2 साल की इंटर्नशिप करी है इंजीनियरिंग और डिप्लोमा को मिला के. तो उसमें मैंने काफी कुछ चीजें सीखी थी. मेजरली कि एज ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज काम कैसे करती है. दूसरा एक्सपोजर ये मिला था जो मैंने फील्ड्स बताई, डिजाइन और फिर सप्लाई चेन और सारी चीजें, राइट. बेसिकली वो कैसे काम करती है, मतलब इन एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इस कैसे काम करता है. तो वो मेरा मेजर एक्सपीरियंस था इंटर्नशिप के दौरान. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए स्पेसिफिकली जैसे आई थिंक प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती है, बट नॉट 100% लोग प्लेस नहीं होते. तो मेरा भी प्लेसमेंट नहीं हुआ था. मेरे को ऑफ कैंपस जॉब मिली थी एलिवेटर की कंपनी में, जाके मैंने 2 साल काम किया. एंड देन बेसिकली ऑफ कैंपस सर्च करने का ये था कि मैं कंटिन्यूस अप्लाई कर रहा था कहीं पे रेफरेंस से, मतलब मेरे फैमिली में रेफरेंस के थ्रू दे वर लुकिंग फॉर सम फ्रेश इंजीनियर. एंड वैसे मुझे मेरी पहली जॉब लगी थी. ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स भी हुए थे मेरे कॉलेज में. आई थिंक अराउंड 40% बच्चे प्लेस हुए थे, बट मेजरली ऑन कैंपस में आई थिंक प्रोडक्शंस और आई थिंक सेल्स और थोड़ा मैनेजमेंट, ये 3 जॉब ज्यादा आ रहे थे. मेरा इंक्लिनेशन डिजाइन की तरफ ज्यादा था, तो मतलब मैं इतना स्पेसिफिकली ध्यान ऑन कॉलेज में प्लेसमेंट्स पे नहीं दिया था, बिकॉज आई डिड नॉट फाइंड इट मोर पैशन. लाइक मेरे को पता था कि मैं डिजाइन में बढ़िया करूंगा, बिकॉज आई 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 वाज अवेयर कि मुझे क्या करना है. तो थोड़ी सैलरी ऑफ कैंपस, थोड़ी नहीं काफी कम थी, मिलती है, क्योंकि बीइंग ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाए तो आपको कॉलेज के हिसाब से एक पैकेज मिलता है. एंड देन ऑफ कैंपस में थोड़ी दिक्कत होती है, बट इवेंचुअली वो सब सही हो जाता है. आपको 1-2 साल स्ट्रगल करो, थोड़ा खुद को पुश करो, नई नई मतलब कीप लर्निंग, कुछ नया सीखते रहो, काम में थोड़ा ज्यादा टाइम डालो. नॉट बिकॉज मैनेजमेंट वांट्स इट, थिंकिंग दैट यू वांट इट. तुम्हें कुछ सीखना है, तुम्हें कुछ करना है, ये सोच के थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम डाल के पढ़ाई मतलब उसमें और बेटर करो, और फिर बाहर ढूंढो. आई थिंक या दैट्स हाउ इट मूव्स. इट्स अबाउट लर्निंग, कीप लर्निंग. सो आपने पहले डिसाइड कर लिया था कि आपको डिजाइन इंजीनियरिंग में ही जाना है? हाँ, मेरा इंक्लिनेशन डिजाइन की तरफ था हमेशा से.
ग्रेट। तो आपकी जो फर्स्ट जॉब थी वो भी इसी से रिलेटेड होगी, हाँ, डिजाइन। हाँ, मैं डिजाइन एज ए डिजाइन इंजीनियर ही ज्वाइन एंड किया। देन आपने जितने भी स्विचेस किए वो भी डिजाइन बेस्ड ही था, या फिर उसमें जो हायरार्की होती है उसमें आगे? नहीं, सब सब डिजाइन बेस ही था। ओनली मेरी जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो चेंज होता गया। जैसे पहले मैं एलिवेटर्स में था, उसके बाद मैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम किया है मैंने, फ्यूल सेल्स, अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और उसके बाद अभी सेमीकंडक्टर्स में कर रहा हूँ। बस जो मतलब फंडामेंटल सेम है, डिजाइन। द थिंग व्हाट इज चेंजिंग इज एप्लीकेशन, बेसिकली इंजीनियरिंग एप design app sorry design implementation in engineering application is changing. ओके, ग्रेट यार। डिजाइन इंजीनियरिंग, क्योंकि आपने प्रोफेशनल लेवल पे बहुत सारे किया और आपने बहुत सारे ऑलरेडी चीजें बता दी, आई वी कैन सी कि आप बहुत पैशनेट हो उस चीज के लिए। बट अगर ऐसा कोई ऐसी चीज है जो अभी बच रही है या फिर आपको लग रहा है कि किसी को बता देनी चाहिए इन डिजाइन इंजीनियरिंग, बिकॉज यू हैव सो मच एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा जो लोगों को मोटिवेट करे इस फील्ड में जाने के लिए और ज्यादा? अच्छा, डिजाइन एज a specific design, right? क्या? I think design, mechanical design engineering, right, हाँ, specifically. मतलब जिस फील्ड में आपको मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग, आपने बोला कि हर प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं जो होता है वो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग रहती है। Correct. I think मतलब अगर मतलब आपने अगर कोई ऐसा काम किया हो इन सारी कंपनीज में जो आज अगर अभी बताओ तो मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगे लोगों को, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा सुनने में, तो आई एम श्योर कि आपके इतने सारे साल के एक्सपीरियंस में आपने और भी कुछ ऐसा काम किया होगा जो मुझे नहीं, या फिर हमारे जो लोग हैं उनको इंटरेस्टिंग लगे, एंड देन वी कैन हैव अ थॉट कि हाँ ये फील्ड अच्छी है इस टाइप से। जैसे अभी मेरी जो सेकंड कंपनी थी ब्लूम एनर्जी, तो उसमें आप सोचो कि सारी जो चीजें चलती थी वो 850 डिग्री पे चलती थी, 850 डिग्री सी। ठीक है, तो आपको डिजाइन करना है जो भी चीज है, सारे एस्पेक्ट ऐसे डिजाइन करने हैं जो 850 डिग्री पे चल सके। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कॉम्प्लिकेशन कितना है। या करेक्ट। सो तो बेसिकली दैट इज द मोटिवेशन कि कोई ऐसी चीज है जो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आप वो चीज को पढ़ रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, चलेगा नहीं चलेगा, और फिर डिसाइड कर रहे हो ओके ये चलेगा, यू टेक दैट थिंग, पुट दैट, यू मेक इट वर्क। सो इट इज काइंड ऑफ अननोन हॉरिजॉन में हो, जहां पे आपको पता नहीं ये चीजें होगी नहीं होगी। You just evaluate whatever is available to existing into that particular environment, and then उसके अराउंड मतलब इट्स हैप्पीनेस बेसिकली। आपको आपने 100 चीजें देखी, उसको आपने 10 चीजें बनाई, 10 में से आपने 5 चीजों को टेस्ट किया, और 5 में से एक चीज चल गई। तो वो जो 100 से लेके एक एक का जो सफर होता है, उसके बाद जो आप जो हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो, और बाद में जब वो एक चीज सक्सेस होती है, राइट, दैट इज व्हाट इज द किक, बेसिकली मोटिवेशन टू डू लाइक टू डू एनी डिजाइन इंजीनियर। ग्रेट। उसके बाद आपका कैसा सफर रहा है, मतलब ब्लूम एनर्जी हो गया क्योंकि वो एक्चुअली उसमें हाँ बहुत सारी चीजें थी। जैसे आप अभी क्लीन एनर्जी सुन रहे होगे, फ्यूल सेल्स, अगर आपने सुना होगा, तो बेसिकली अभी जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की वजह से, राइट, एवरीवन इज ट्राइंग टू कम अप विद अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज ग्रीन एनर्जी, राइट, जिसमें वो चाहते हैं कि जो सॉक्स, नॉक्स और सीओ मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस करने वाले प्रोसेसेस है, उनको बैन किया जाए, एंड देन यू मेक सम इनोवेटिव प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग energy, electricity basically. And that is what fuel cell is all about, where you try to reduce the carbon footprint to net zero. Okay, so that is completely new thing, मतलब पूरा कुछ नया डोमेन है जिसमें अपना रिसर्च चल रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो दैट इज व्हाट, और अभी जो है सेमीकंडक्टर्स बेसिकली, दैट इज लाइक नेक्स्ट अमेजिंग थिंग व्हाट वी आर सीइंग, लाइक आवर जनरेशन इज सीइंग बेसिकली 200 नैनोमीटर से चालू करके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिपॉजिट, मतलब जो भी है गेट 2 नैनोमीटर पे, फिर एटॉमिक साइज पे जाएंगे हम लगभग 2035 तक, राइट। तो आप जब देखते हो कि चीजें कहाँ जाने वाली है फ्यूचर में, ठीक है, और आप सोचते हो कि भाई
आज जो फोन चला रहा है इंसान, ठीक है, उसके पीछे आपने बहुत मतलब आपने मेहनत करी है, राइट, जो भी दुनिया आगे, तो वो एक एक मतलब होता है कि दैट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन कि हम वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, टू in a positive way where everything is progressing. Right. ठीक है, तो उसके बाद फिर आपका स्विच हुआ लैम रिसर्च पे, जो आपकी करंट कंपनी है। Correct. लैम रिसर्च पे अगर आप बताना चाहो कि वो किस तरह की कंपनी है, क्या काम करती है, एंड इट Actually, बेसिकली, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज अब जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत इंडिया को कई तरीके से ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, सेव करने में भी। तो LAM as a company is like like one of the prominent company in semiconductor equipment manufacturing. जो semiconductor बनाने के लिए जो equipment लगते हैं, उसकी I think one of the best company है in the world. और मेजरली जो भी प्रोसेसेस होती है उसके अराउंड सारे जो टूल्स होते हैं, राइट, उसको प्रोसेस मॉड्यूल्स होते हैं, वो लैम डेवलप करती है। तो इस पे हम डिटेल में जाएंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि आई एम श्योर आप भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे इसके बारे में और बताने के लिए कि सेमीकंडक्टर एक्चुअली चीज क्या है, जिसके बारे में पीएम भी हमारे बात कर रहे हैं। तो लेकिन इस पे हम लोग डिटेल में सेशन करेंगे। तो इसको आज हम यही एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले हम जरूर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी मैं। ओके, बैंगलोर में आप रहे हो एंड मुंबई, ऑफ कोर्स मुंबई तो आपका शहर ही है, तो आपको ज्यादा पसंद क्या है, मुंबई वर्सेस बैंगलोर? मेरे को आई थिंक मे बी बैंगलोर नया है इसलिए बैंगलोर ज्यादा पसंद आ रहा है, ओह क्योंकि तो मैं इट यहाँ नॉर्थ की हूँ, मैं बैंगलोर में रही हूँ, मैं मुंबई में काम किया है मैंने, बट आई हैव सम सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ मुंबई, पता नहीं क्यों मुझे बैंगलोर बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, आई थिंक मेरा एक दोस्त है, उसका भी सेम है, वो मुंबई में रहा है, अभी बैंगलोर में फिलहाल, बट उसे मुंबई पसंद है। आई थिंक क्योंकि मैं 30 साल मुंबई में रहा हूँ, राइट, तो अभी मुंबई से जैसे मतलब सेम है, राइट, कि आप घर पे पले बढ़ते हो, जैसे पहले दिन हॉस्टल में जाते हो, आप हॉस्टल की दुनिया बहुत सही लगती है तो ऐसे ही मैं मुंबई में रहा हूँ 30 साल, तो अभी ऐसे लग रहा है कि बैंगलोर इज लाइक ओके गुड। ग्रेट। आपका इस पूरे जर्नी में जो इस पोजीशन पे आप, उसमें आपकी लाइफस्टाइल एंड काइंड ऑफ, अगर मैं मनी से पूछ लूं कि हाँ हाँ, लाइफस्टाइल वो किस तरीके की है? तो क्योंकि यही एक मतलब एक यही एक तरीका हो सकता है लोगों के लिए जानने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, व्हाट काइंड ऑफ मनी दे आर गोइंग टू गेट, अगर वो आपके पास पे जाता है। एग्रीड। नहीं, एक्चुअली मतलब लाइक एज ए इंडिविजुअल, मतलब मेरा जो पर्सपेक्टिव है, आपको हमेशा चीज बहुत अच्छे लाइफस्टाइल या बहुत अच्छे पैसे के लिए नहीं करना चाहिए। मतलब बेसिकली व्हाट आई थिंक कि वो सेकेंडरी है, ठीक है। आपको जो चीजें करनी चाहिए वो है आपके पैशन के लिए, ठीक है। आप अगर कोई चीज अपने पैशन के हिसाब से पैशनेटली करते हो, तो अपने आप जो सराउंडिंग चीज है, राइट, वो बन जाती है। जैसे आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाएगी, आप अपने आप पैसे कमाने लग जाओगे। एंड मतलब आप छोटी, समझ लो आप कुछ 1000 रुपए कमा रहे हो, बट आप पैशनेट हो, वो हजार हजार रुपए कमा, जो प्रोसेस से आप वो 1000 रुपए कमा रहे हो, वो प्रोसेस के लिए आप अगर पैशनेट हो, तो आपको वो प्रोसेस पे ट्रस्ट करके, मेरे हिसाब से आप मतलब विद इन स्मॉल टाइम यू कैन जस्ट गो एंड देन जस्ट डू वंडर्स इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और दूसरा क्या है कि हमेशा आजकल में जनरेशन में देख रहा हूँ ना, तो हमेशा कंप्लेन रहती है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, लाइफ काम के आजू बाजू घूमते रह जाती है। आई थिंक ये जो कंप्लेन है वो लेजिटिमेट है कुछ हद तक। ओके, आई एग्री कि लाइफ और वर्क में बैलेंस होना चाहिए, बट आप सोचो कि क्रिकेटर्स है, ठीक है, दे आर पैशनेट, पैशनेट है कि हमें खेलना है, हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है, हमारे देश के लिए मतलब कुछ बढ़िया करना है, राइट। सो वो कभी नहीं सोचते कि मेरा वर्क और लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा। मतलब आप देखोगे कि साल में वो 6-7 महीने फैमिली से दूरी है, बाहर कहीं टूर कर रहे हैं, बट उनका जो पैशन है, मतलब दे आर लाइक पैशनेट टू डू समथिंग गुड
एंड मेक इंडिया प्राउड. सो बेसिकली अगर वो माइंडसेट आ जाए ना, तो आपके जो कंप्लेन्स होते हैं कि मेरा लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं हो पा रहा, मैं पैसे सही से नहीं कमा पा रहा, बट वही है कि आप अगर पैशनेट हो तो ये जो सराउंडिंग चीज है ना, आपकी लाइफस्टाइल, पैसा, अपने आप बनना है उसमें. फिर भी तुम्हें हाँ, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है. बट आप अगर देखोगे तो लाइफस्टाइल अगर देखा जाए तो अभी मैं 11 साल से काम कर रहा हूँ. ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको पैसे तो नहीं बता सकता किसने कितने कमा रहा हूँ, बट जस्ट रफ एस्टिमेट. तो मैं 11 साल से काम कर रहा हूँ. मुंबई से हूँ मैं. तो अब तक मैंने 2 फ्लैट खरीद लिए 11 साल में. एंड इसमें ऐसा कुछ नहीं कि पापा ने पैसे दिए हो. तो मेरा एक फ्लैट मुंबई में है, एक बैंगलोर में है. ठीक है. तो मैं 11 साल में बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर इतना पैसा बना चुका हूँ कि मैंने अपने 2 घर बना लिए. और उसके बाद अभी जो लाइफस्टाइल मेरी चल रही है बैंगलोर जैसी सिटी में, समझ लो कि सब स्पेंड वेंड करके मेरे ईएमआई जो हाउस के है वो सब पे करके मैं लगभग एक 30,000 तक सेव कर लेता हूँ आफ्टर ऑल द ईएमआईज और एंड लाइक स्पेंडिंग वीकेंड्स आउटसाइड, फ्राइडेज एंड ऑल दैट स्टफ. वो सारी चीजें करने के बाद सो लाइफस्टाइल दैट वाइज इज गुड एंड देन द मॉनेटरी गेन इज डिसेंट. सो आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी डिप्रेशन और क्योंकि लोग बहुत सारे लोग मेंटल प्रॉब्लम या डिप्रेशन से जाते हैं. आई एम श्योर आप मतलब जितनी मुझे समझ में आया आपको कभी थैंक गॉड टचवुड आपको कभी ये चीज फेस नहीं करनी पड़ी. बट अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीजों से मतलब मेंटल प्रॉब्लम. नहीं नहीं, एक्चुअली ओके, मतलब दिस में बी टू बोल्ड स्टेटमेंट, बट मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई इंसान है जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, लाइक ही इज द मैन हु हैज टू डू थिंग्स फॉर हिज हिमसेल्फ, फॉर हिज फैमिली, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, मतलब अलग लेवल पे मोटिवेटेड है. और थर्ड थिंग, जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मतलब मैं फाड़ दूंगा टाइप्स. तो अगर ऐसे 3 प्रकार के लोग होंगे या फिर आप ये 3 प्रकार की चीजें डाल लो दिमाग में, पहला वाला इंसान जो है जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पता है कि कुछ नहीं हो सकता, उसको कभी डिप्रेशन हो नहीं सकता. क्योंकि वो हमेशा यही सोचते रहेगा कि अरे नहीं, आज तो निकल गया, कल क्या करना है, कल क्या करना है. तो फर्स्ट वाला तो एक से. और आई थिंक इनफ मोटिवेटेड भी आदमी रहेगा तो he may feel low sometimes if things doesn't go the way he wants, but वो भी इतना मोटिवेटेड है कि वो डिप्रेस नहीं हो पाएगा. और ओके. सेकंड थर्ड वाला जो है वो तो डिप्रेशन अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली, मतलब आई डोंट बिलीव इन डिप्रेशन एज सच. ग्रेट यार मतलब सबकी अपनी जर्नी होती है. सो कि आपका रिलीजन में रिलीजन द सेंस भगवान नॉट रिलीजन भगवान. तो आप रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल हो या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं हो. इट्स मोर लाइक वर्क सेंट्रिक. और अगर हो तो मतलब भगवान में मानते हैं कि नहीं मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन. हाँ, आई बिलीव इन, मतलब आई थिंक मैं रिलीजियस भी हूँ. आई रिस्पेक्ट, मतलब आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, नथिंग लाइक specific. I'm religious. I can follow, worship all the gods. I do believe in God. I do all kind of fastings and stuff just to please the God. कि आपको डिप्रेशन या मेंटल छूती भी नहीं. हाँ, you're protected. yeah, I believe in all those things. So not ग्रेट. तो या आप तो मुंबई से हो यार तो वहां के लोग तो पक्के भक्त होते हैं गणेश जी के. एंड आई एम श्योर आप भी होंगे उनमें से. of course, awesome city, मतलब ग्रेट. best one. थैंक्स यार. आई मीन आपसे बात करके मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आप सारी चीजें बता रहे. तो आपको याद है वो सारी चीजें मतलब मैकेनिकल इंजीनियर आपने कब किया. बादाम ज्यादा खाता हूँ. ग्रेट. क्योंकि लोग भूल जाते हैं बहुत मतलब उतना याद नहीं रहता है ना. आपको सारी चीजें याद है आपने बहुत अच्छे से बताया. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई होप हमारा नेक्स्ट सेक्शन जल्दी हो.
जिसमें हम थैंक यू, सेक्टर पे अच्छे से डिस्कशन कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। होपफुली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, वो समथिंग ग्रेट। मैं यूज। actually आपने बोला ना मैकेनिकल इंजीनियर में बात करते हैं, मैं कल जब सोच रही थी इसके लिए, मैं सोच ही रही थी कि जिस जिस तरह से आपकी जर्नी गई है, आई एम श्योर आपको मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में बहुत कुछ पता होगा, तो इसी पे डिस्कशन करेंगे अपार्ट फ्रॉम सेमीकंडक्टर। एंड इट वेंट एग्जैक्टली दैट वे, सो आई एम हैप्पी एंड आई होप आपको मजा आया हो। नहीं, सही, आई लाइक दैट, या इट वाज फन। ओके, ठीक है, तो हम लोग जल्दी मिलते हैं एंड सेमीकंडक्टर पे बात करेंगे, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, हैव अ गुड थैंक वन। यू फॉर योर टाइम। बाय बाय। Till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.